हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी दोस्तों। हमारा चल रहा है नोट जेएस का कोर्स। यहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिया था। बेसिक है ये तो कि इसको एग्जीक्यूट कैसे किया जाता है, कनेक्शन कैसे क्रिएट किया जाता है। आज हम यहाँ पे दो टॉपिक कवर करने वाले हैं इस वीडियो में। यहाँ से मेन हमारा सिलेबस स्टार्ट होता है। इवेंट लूप क्या होता है, ब्लॉकिंग नॉन ब्लॉकिंग कोड क्या होता है, ये हम दोनों सीखने वाले हैं इस वीडियो में। कोशिश करेंगे बिल्कुल डीपली हम इसको सीखेंगे, विद एग्जाम्पल के साथ सीखेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं इवेंट लूप क्या होता है। तो इवेंट लूप को हम बाद में समझेंगे, हम चलते हैं डायग्राम पे। इवेंट लूप को समझने से पहले आपको इसकी हिस्ट्री पता होनी चाहिए, आखिर इसकी जरूरत क्यों पड़ी। तो इवेंट लूप तक पहुंचने से पहले हमारे पास ये तीन स्टेप आते हैं। सबसे पहला स्टेप होता है कॉल स्टैक। अगर आपने अपनी ग्रेजुएशन में स्टडी किया हो स्टैक क्या होता है, तो यहाँ पर कॉल स्टैक उसी की बात कर रहे हैं। स्टैक कॉल स्टैक होता है, वेब एपीआई होता है, फिर कॉल बैक होता है। उसके बाद बारी आती है इवेंट लूप की, इसको हम बाद में समझेंगे। कॉल बैक कॉल स्टैक के बीच क्या होता है, हमारे पास दो मेथड होते हैं। जब भी हम नोड जेएस की बात करते हैं तो सारे का सारा जो कोड होता है असिंक्रोनस में लिखा जाता है। इसी को हम प्रेफर करते हैं। तो पिछली वीडियो में मैंने बताया था असिंक्रोनस क्या होता है। तो यहाँ पे हम देखेंगे, जब भी हम कॉल स्टैक की बात करते हैं तो दो हमारे पास मेन मेथड आते हैं। एक होता है लिफो, एक होता है फीफो। अगर आप लोगों ने पहले स्टडी किया हो कि लिफो फीफो होता क्या है, लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो ये हो गया लिफो। फीफो क्या होता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। अब यहाँ पे इन दोनों में से आपको ये पता होना चाहिए इन दोनों में से हम यूज कौन सा करेंगे। मतलब नोड जेएस में किसको प्रेफर किया जाता है, दोनों यूज नहीं होते। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं फीफो की। ये एक पुराना मेथड है। इसको रियल लाइफ में अगर हम समझे, एक ही लाइन में समझे, तो अगर आप बैंक में जाते हैं वहां पर सिंक्रोनस मेथड यूज होता है। वहां पे क्या होता है, जो पर्सन बैंक में पहले गया है उसका काम पहले किया जाता है, जो लास्ट में आया उसका काम लास्ट में होगा। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो यहाँ पे जो इंसान पहले जाएगा बैंक में उसका काम पहले किया जाएगा, ठीक है। ये सिंक्रोनस होता है। तो ये बहुत ज्यादा परफेक्ट नहीं होता। अगर हम कोडिंग की बात करें, ये वहां पे फेल हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो भी रिक्वेस्ट हम पहले भेजेंगे पूरे का पूरा कॉन्सेप्ट रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स पे डिपेंड करता है। जब हम सर्वर की बात करते हैं, सर्वर सर्वर पे हमेशा एक रिक्वेस्ट जाती है, एक रिस्पॉन्स होता है। तो वहां पे हम क्या करेंगे, अगर फीफो के लेके हम समझे कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट को हम कैसे प्रेफर करेंगे। फर्स्ट मैंने एक रिक्वेस्ट भेजी तो वो फर्स्ट आउट नहीं होनी चाहिए। मतलब हो सकता है मेरे पास फर्स्ट वाली जो मैंने रिक्वेस्ट भेजी है उसमें कोई इश्यू आ गया, तो इसमें ये ब्लॉक हो जाता है। एक पहले जब तक रिक्वेस्ट कंप्लीट नहीं होती दूसरी रिक्वेस्ट हम भेज ही नहीं सकते। ये ब्लॉकिंग में आ गया, ठीक है, कि ब्लॉक आपको कर दिया, आप तब तक कोई दूसरी रिक्वेस्ट नहीं भेजेंगे जब तक पहली कंप्लीट नहीं होती। तो यहाँ पे ये फेल हो गया कि मैंने एक रिक्वेस्ट भेज दी, ठीक है, वो कंप्लीट ही नहीं हुई, उसमें कोई इश्यू आ गया, तो दूसरी रिक्वेस्ट तब तक नहीं भेज सकते जब तक पहली काम नहीं करेगी, पहली एग्जीक्यूट नहीं होगी, बिल्कुल उसकी सक्सेसफुल आउटपुट नहीं आ जाती। तो यहाँ पे ये मेथड फेल हो गया। बाकी सारे के सारे रिक्वेस्ट ऐसे ही पड़ी हैं, हो सकता है उसमें कोई इश्यू ना हो, वो सारी की सारी रिक्वेस्ट पहले एग्जीक्यूट होनी चाहिए थी लेकिन वो पेंडिंग में चली गई। तो यहाँ पे ये मेथड खत्म हो गया, ठीक है। यहाँ पर फीफो नहीं काम आया, फर्स्ट इन फर्स्ट फर्स्ट आउट वाली सर्विस हो गई खत्म। यहाँ पे आ गए लिफो। अब यहाँ पर असिंक्रोनस में लिफो यूज करते हैं, फीफो यूज होता है सिंक्रोनस में। इस चीज को आप नोट कर सकते हैं या लिख सकते हैं। लिफो में हमेशा ही असिंक्रोनस यूज होता है, इसीलिए हम नोड जेएस में लिफो यूज करते हैं, क्योंकि नोड जेएस में असिंक्रोनस को प्रेफर किया जाता है। इसके साथ क्या होता है, लिफो का मतलब होता है लास्ट इन फर्स्ट आउट। जो लास्ट में आया है उसको फर्स्ट सर्विस दी जाएगी, लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो यहाँ पर अगर हम बात करें लास्ट इन की, होता लास्ट इन होता क्या है, मैंने एक रिक्वेस्ट भेजी सर्वर पे, उसमें कोई भी इशू आ गया मान लो, ठीक है, वो रिक्वेस्ट साइड में रख दी जाएगी। उसके बाद जो दूसरी रिक्वेस्ट आएगी वो उसको एग्जीक्यूट करना स्टार्ट कर देगा। पहली जो पेंडिंग है तब तक वो एग्जीक्यूट होती रहेगी, जो भी इशू होगा वो उसको हैंडल करते रहेंगे। बाकी के रिक्वेस्ट उनको पेंडिंग में नहीं रखेंगे, वो एग्जीक्यूट करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो कॉल बैक के कॉल स्टैक के हमारे पास दो मेथड लिफो एंड फीफो है। आज हम यूज करेंगे, आज क्या हम नोड जेएस में लिफो ही यूज करेंगे। ये असिंक्रोनस होता है, ये सिंक्रोनस होता है फीफो। फॉल स्टैक हो गया क्लियर। अब चलते हैं वेब एपीआई के साथ। यहाँ पे हम जो भी मेथड यूज करेंगे ना, उसके बाद यहाँ पे तो हमने चेक कर लिया कि चलो रिक्वेस्ट गई, वहां पे डिफो मेथड यूज कर लिया। अब यहाँ से इधर हम ऐसे कर देते हैं, यहाँ से ये जाएगा इधर,
ठीक है। फर्स्ट स्टेप जहां से स्टार्ट हुआ उसके बाद वेब एपीआई के ऊपर आ गया। अब वेब एपीआई के ऊपर क्या क्या हम करते हैं, इसमें एक सेट टाइम होता है, इंटरवल हम ऐड करते हैं, डॉम होता है, इवेंट होते हैं, ये सारे के सारे मिलके काम करते हैं वेब एपीआई में, मतलब सेकंड स्टेप में। तो ये सब क्या होता है ये हम बाद में देखेंगे, फिलहाल आपको इतना पता होना चाहिए। यहाँ पे इसने भेजना है, यहाँ पे वेब एपीआई नहीं जाना है कॉल बैक क्यू में। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है कॉल बैक क्यू का, क्योंकि इवेंट लूप इसी के ऊपर डिपेंड होता है। कॉल बैक क्यू क्या होता है, इसको हम हटा देते हैं। ये देखो एक क्यू होती है, मैं रिक्वेस्ट भेजती जाऊंगी, मैं एक रिक्वेस्ट मैंने भेजी, फिर दूसरी, फिर तीसरी, ऐसे बहुत सारी रिक्वेस्ट भेज दी, उसको एक क्यू में ऐड कर दिया जाता है, ऐसे लाइन में। जैसे बैंक में लाइन लगी होती है ना, सेम ऐसे ही एक लाइन में इसको ऐड कर दिया जाता है। जो भी रिक्वेस्ट आती जाएगी ऐसे फिल होती जाएगी। यहाँ पे थी, इधर आ गई, फिर ये वाली इधर आ गई, ये वाली फिर इधर आ गई, ये वाली इधर आ गई, ऐसे। ठीक है, ये पूरी की क्यू एक लाइन बनती जाएगी। तो इसलिए क्या करना है, कॉल बैक ने इसमें ने एक क्यू बना देनी है। ठीक है, जितनी रिक्वेस्ट आती जाएंगी उसके उसको एक लाइन में ऐड करता जाएगा। ठीक है, ये काम इसका होगा। चलिए, यहां तक तो हो गया खत्म। अब बारी आती है इवेंट लूप की। अब ये इवेंट लूप क्या होता है, इसकी इसको बस आपने समझना है अभी। अब यहाँ पे देखो, ये जो कॉल बैक है इसने करना क्या है, मेन काम इसका क्या होगा, जैसे जैसे मैं रिक्वेस्ट भेजती जाऊंगी ना, इसने क्या करना है, जो यहाँ पे रिक्वेस्ट है इसको बाद में पहले सर्वर पे भेज दिया। ठीक है, सर्वर इसको एग्जीक्यूट करेगा। तो जब ये सर्वर इस वाली रिक्वेस्ट को, जे वाली जो हमने जहाँ पे भेजी थी, यहाँ से इसको हम ऐसे कर देते हैं, जहां से रिक्वेस्ट हमने जहां पे भेजी थी, ठीक है, चली गई रिक्वेस्ट, यहाँ पे एग्जीक्यूट हो गई। अब जो कॉल बैक है, जो हमारा कॉल बैक क्यू है, इसने क्या करना है, अब जो यहाँ पे रिक्वेस्ट थी ना, इस वाली क्यू पे, यहाँ से ये रिक्वेस्ट को उठाएगा, जहां से उठा के यहाँ पे ले आएगा। ठीक है, तो जब ये वाली रिक्वेस्ट पूरी एग्जीक्यूट होगी, इसका ऑपरेशन कंप्लीट हो गया, ये चली गई, इसकी आउटपुट आ गई, यहाँ पे कॉल बैक क्यू ने अगली रिक्वेस्ट देनी है सर्वर को। तो इसका काम यही है, ये रिक्वेस्ट पास करता जाएगा, अगर जहां पे रिक्वेस्ट है तो यहाँ पे भेज देगा, जो पिछली रिक्वेस्ट है इसको उठा के यहाँ पे फिर से क्यू में ऐड कर देगा, जो इससे पिछली है फिर से उसको यहाँ पे ले आएगा। ऐसे ही ये स्टेप बाय स्टेप ऐसे फॉलो करता रहेगा। ठीक है, ये काम होता है कॉल बैक क्यू का। अब इवेंट लूप की बारी आती है। इवेंट लूप में हमें ऐसा समझ सकते हैं, इवेंट लूप ने बस इतना करना है कि जो भी हमारे पास कॉल स्टैक होगा ना, जितनी भी हमारे पास रिक्वेस्ट आनी है, इवेंट लूप ने चेक करना है कि क्या कॉल स्टैक खाली है। ठीक है, क्या यहाँ पे कोई रिक्वेस्ट पड़ी है या नहीं। कॉल स्टैक के बीच जितनी भी रिक्वेस्ट आनी है, यही फर्स्ट स्टेप होगा, जहां से हमारी रिक्वेस्ट स्टार्ट होनी है, जहां से स्टार्ट होकर जहां पे जाएगी, जहां से स्टार्ट होकर जहां पे जाएगी, फिर ये हैंडल करेगा। इवेंट लूप एक सर्कल की तरह काम करेगा। अब जहाँ पे बारी आती है इवेंट लूप की, इसका काम क्या होगा, इसने एक कॉल स्टैक को चेक करना है, एक इसने कॉल बैक को चेक करना है। जो चेक करता रहेगा क्या मेरे पास जो क्यू बना हुआ है, या एक स्टैक है, जो क्यू जो भी आप बोल सकते हैं इसको, तो ऐसे रिक्वेस्ट भेजी जाती है, वो चेक करेगा क्या ये खाली है कि नहीं। अगर इसमें कोई भी रिक्वेस्ट नहीं है तो वो इसमें रिक्वेस्ट पुश कर देगा, इंसर्ट कर देगा, बस यही चेक करता रहेगा। तो यहाँ पर जे कॉल बैक क्या करेगा, जे नेक्स्ट नेक्स्ट पास करता जाएगा, इवेंट लूप जहाँ पर रिक्वेस्ट ऐड करता जाएगा, जे जहां से ऐसे लूप की तरह चलता जाएगा, कॉल स्टैक को चेक करता जाएगा, कॉल बैक को चेक करता जाएगा, क्या वहां पे रिक्वेस्ट है, नहीं है तो ऐड करेगा, फिर से चेक करेगा, रिक्वेस्ट है नहीं है फिर ऐड करेगा। इवेंट लूप ने ये काम करना है, क्यू को बिल्कुल भी खाली नहीं होने देना इसने। कोई ना कोई रिक्वेस्ट जाती ही रहेगी, क्योंकि सर्वर की बात हो रही है तो वहां पे कोई ना कोई रिक्वेस्ट हमेशा ही रहती है। बस उस रिक्वेस्ट को हैंडल करने के लिए जो पूरे का पूरा कॉन्सेप्ट है, कैसे एक रिक्वेस्ट को भेजा जाता है सर्वर के ऊपर, बस यहाँ पर इवेंट लूप ने इसको क्यू को चेक करना है, बार बार चेक करता रहेगा, रिक्वेस्ट ऐड करता जाएगा, खाली हो गया फिर से रिक्वेस्ट ऐड करते जाओ। ये होता है इवेंट लूप। अब जहाँ पे इवेंट लूप तो हो गया हमारा क्लियर। अब देखो इसको हमें लगाते कैसे हैं, बहुत ही छोटा सा एक 3 लाइन का कोड हम जस्ट ऐड करेंगे। ये तो जहाँ पे सर्वर मैंने स्टार्ट किया है, तो ऐसे ही रहेगा, इसके बीच कोडिंग लिखी जाती है, जो भी आपने नोड जेएस की कोडिंग लिखनी होती है ना, यहाँ से लेके ये वाली जो ब्रैकेट होती है ना, यहाँ से इसके बीच लिखनी है। तो मैं यहाँ पे एक कोड ऐड करूंगी, कंसोल डॉट लॉग के बीच मुझे जहाँ पे लिखा नजर आए स्टार्ट का, देखो हम कैसे कोडिंग लगाते हैं, जो भी मैं इवेंट लूप बता रही हूँ, सेट टाइम आउट लगाया जाता है। अब ये सेट टाइम आउट क्यों है, ये मैं इसको लगा के फिर एक्सप्लेन करूंगी। और इसके बीच आएगा, मैं एक कंसोल में लिख देती हूँ आउटपुट डॉट लॉग, जहाँ पे हम लिख देते हैं टाइम आउट। सेम ऐसे ही एक दूसरा हम लगाएंगे, इधर टाइमिंग मैं मेंशन कर देती हूँ 2000, मतलब 2 सेकेंड, कंसोल डॉट लॉग, यहाँ पे मैं लिख दूंगी एंड।
आउटपुट इसकी कुछ भी नहीं आनी यहाँ पर, इसकी आउटपुट के साथ इसका कोई भी लेना देना नहीं है। ये बैकएंड के ऊपर परफॉर्मेंस जैसे होती है ना, कितने जल्दी हमें रिस्पॉन्स मिलता है, बस उसी को ये हैंडल करेगा। तो यहाँ पे आउटपुट क्या आएगी, स्टार्ट, टाइम आउट, उसके बाद एंड, तीनों ही आउटपुट आनी है। तो मैं इसको कर रही हूँ सेव। अब जहां से हो जाएगा रिफ्रेश। तो उससे भी पहले मैं आपको एक चीज बता दूं, हमने यहाँ पर जो सर्वर को स्टार्ट किया था, इसको बंद कर देते हैं सारी का सारा सर्वर। मैंने एक्सप्रेस जेएस में ये आपको बताया था, टर्मिनल ओपन करेंगे। हम इसको एग्जीक्यूट करते थे नोड, उसके बाद सर्वर डॉट जीएस के साथ। आपने क्या करना है, नोड मॉन को डाउनलोड कर लेना है, क्योंकि इसके साथ हमें बार बार सर्वर स्टार्ट करना पड़ता है। तो आपने क्या करना है, npm i लिखो, उसके बाद नोड मॉन है, इसको आपने सेव कर लेना, इंस्टॉल कर लेना है। तो एग्जीक्यूट कैसे करना है, नोड मॉन सर्वर डॉट जीएस, यही हमने यूज करना है, क्योंकि नहीं तो आपको बार बार सर्वर स्टार्ट करना पड़ेगा। इसका कमाल ये होता है, जैसे मैं कंट्रोल ऐसे करूंगी, सर्वर ये देखो बार बार अपने आप रीस्टार्ट हो जाएगा। तो अब मेरे पास देखो आउटपुट क्या आनी चाहिए, तीन मैंने जहाँ पे लिखे हैं, स्टार्ट, टाइम आउट, एंड। यहाँ पे आउटपुट हमारे पास आ जाती है। आप इसको ऐसे जाके ऐसे क्लिक करके इसको टेस्ट भी कर सकते हैं कि हमारे पास आउटपुट आएगी कि नहीं। वापस चलते हैं, जहां पे मेरे पास आउटपुट आ चुकी है। अब देखो मैं इसको कंट्रोल ऐसे फिर से कर रही हूँ, इधर ध्यान देना, स्टार्ट एंड। अब देखो ये वाला नहीं आया टाइम आउट, अब आया टाइम आउट। टाइम आउट में मैंने क्या लगाया है, टाइम। 2 सेकंड के बाद इसकी आउटपुट आई है, इसी को हम इवेंट बोलते हैं, इवेंट लूप। यहाँ पे मैंने टाइमर लगा दिया। अब देखो फिर से स्टार्ट कर रही हूँ। यहाँ पे आपने ध्यान देना है कि सबसे पहले मेरे पास आउटपुट में क्या आता है, यहाँ पे सबसे पहले जो आउटपुट आएगी स्टार्ट, फिर आएगा एंड। पहले ये आ गया स्टार्ट, उसके बाद एंड आ गया। अब इसी टॉपिक को हम कवर करेंगे ब्लॉकिंग एंड नॉन ब्लॉकिंग के ऊपर। तब आपको समझ आ जाएगा कि जहाँ पे स्टार्ट एंड एंड पहले क्यों आया, टाइम आउट बाद में क्यों आया। बस इसी टॉपिक को अब हम कवर करने वाले हैं, जिसको हम बोलते हैं, नेक्स्ट वाला जो टॉपिक है हमारा, इसी को कवर करेंगे। वो है हमारे पास ब्लॉकिंग एंड नॉन ब्लॉकिंग कोड। अब जहाँ पे आपको पूछ सकते हैं, पूछ के इंटरव्यू में बहुत ज्यादा पूछा जाता है, ब्लॉकिंग क्या होता है, ब्लॉकिंग कोड क्या होता है, नॉन ब्लॉकिंग क्या होता है, और ज्यादातर इसमें से कौन सा यूज किया जाता है, नोड जेएस हो, एक्सप्रेस जेएस हो, कौन सा कोड यूज किया जाता है। तो हम यहाँ पे इसका आंसर देंगे कि नॉन ब्लॉकिंग कोड हम ज्यादा यूज करते हैं। नॉन ब्लॉकिंग कोड होता क्या है, जैसे एटीएम पे जाते हैं, पैसे निकालने हैं, जब तक एटीएम कार्ड एंटर नहीं करते, यही एग्जांपल मैंने पहले भी बताई थी, जब तक एटीएम कार्ड एंटर नहीं करते तब तक आप नेक्स्ट स्टेप फॉलो नहीं कर सकते, ना ही आपके पास नेक्स्ट स्टेप आएगा। जब तक पहला काम आपका खत्म नहीं हो जाता तब तक दूसरा काम आप स्टार्ट नहीं कर सकते, आपको ब्लॉक कर दिया जाएगा। इसी को हम बोलते हैं ब्लॉकिंग। सेम ऐसे ही कोडिंग में होता है, जब तक पहली रिक्वेस्ट जो भी सर्वर पे गई है वो खत्म नहीं हो जाती, बिल्कुल उसकी आउटपुट नहीं आ जाती, तब तक दूसरी रिक्वेस्ट प्रोसेसिंग में नहीं आएगी, उसके ऊपर काम करना स्टार्ट नहीं करेंगे। तो ये हो गया ब्लॉक, मतलब सारी की सारी रिक्वेस्ट ब्लॉक कर दी गई, एक रिक्वेस्ट को लेके बैठे हैं, बाकी सारी की सारी पेंडिंग वैसे ही पड़ी है, इसीलिए हम इसको यूज नहीं करते, कितना ज्यादा टाइम वेस्ट होगा। यहाँ पे बाकी सारी 10 रिक्वेस्ट है, 10 की 10 रिक्वेस्ट एक रिक्वेस्ट के ऊपर डिपेंड है, जिसमें कोई इशू आ गया, ठीक है। जब तक वो इशू दूर नहीं होगा, जब उसको प्रोसेसिंग में नहीं लेके आएंगे, तब तक बाकी की 9 रिक्वेस्ट ऐसे ही रहेंगी, या 10 जितनी भी है। तो जहाँ पे होता है ब्लॉकिंग, आप तब तक दूसरा काम स्टार्ट नहीं करेंगे जब तक पहला काम खत्म नहीं हो जाता। तो जैसे हम एटीएम पे जाते हैं, पहले कार्ड एंटर करना है, फिर अपनी डिटेल एंटर करनी है, तब तक आपको कैश ही नहीं मिलता। कैश तब मिलेगा जब आप पिछले सारे के सारे स्टेप फॉलो करेंगे। नॉन ब्लॉकिंग होता है कि आप एक स्टेप, अगर आपके पास एक रिक्वेस्ट है, उसको अगर कोई इशू आ गया, उसको हम नहीं हैंडल कर पा रहे हैं, उसको हम साइड में रख देते हैं, उसको छोड़ दिया, बाकी जितनी रिक्वेस्ट आई है हम उसके ऊपर काम करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो यही इसीलिए हम इसको प्रेफर करते हैं नॉन ब्लॉकिंग को, कि हम यहाँ पर एक रिक्वेस्ट को लेके नहीं बैठेंगे, तो जितनी बाकी रिक्वेस्ट है उनको प्रोसेसिंग में लेके आओ, सारी की सारी रिक्वेस्ट एक साथ ही हम एग्जीक्यूट कर देते हैं। जिसमें इशू होगा वो पेंडिंग में चली जाएगी, जिसमें इशू नहीं होगा वो सारी की सारी एग्जीक्यूट हो जाएंगी। अब हम इसको एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। ऐसे जो हमने ये वाला कोड लगाया है, इसको हम हटा देते हैं। जहां पे एक फंक्शन क्रिएट कर देते हैं, नाम इसको हम देते हैं ब्लॉक कोड, कुछ भी नाम दे दो एक फंक्शन। लेट, एक नाम दे दो एक वेरिएबल, एंड इज इक्वल टू, यहाँ पे इसको समझो ना कि मैंने ये क्यों लिखा है, जस्ट आपने आउटपुट पे ध्यान देना है बस। और यहाँ पे लगा देते हैं एक बाई, बाई लूप। और यहाँ पे हम इसको बोल देते हैं
लेस देन एंड। चलिए ये तो होगी। अब जहाँ के कंसोल में हम लिख देते हैं डॉट लॉग, इधर मैं लिख देती हूँ ब्लॉकिंग ऑपरेशन। बस। अब जहाँ पे हम क्या करेंगे, ये वाली जो ब्रैकेट खत्म है ना, यहाँ पे आपने लिखना है कंसोल डॉट लॉग। सबसे पहले मेरे पास आना चाहिए स्टार्ट, उसके बाद आएगा मेरे पास ब्लॉकिंग कोड वाला जो मैंने लिखा है, ब्लॉक कोड वाला, इसको कॉल कर देंगे। एक आएगा कंसोल डॉट लॉग, यहाँ पे आएगा एंड। पहले हम इसको रिफ्रेश करके इधर आउटपुट पे ध्यान देते हैं कि मेरे पास स्टार्ट सबसे पहले आ गए, ये आगे मेरे पास स्टार्ट, उसके बाद क्या आया ब्लॉकिंग ऑपरेशन, उसके बाद आया एंड। अब देखो ये कौन सा हो गया, ये ब्लॉकिंग कोड हो गया। ब्लॉकिंग कोड क्या होता है, यहाँ पे सारी की सारी जो रिक्वेस्ट है इसके ऊपर डिपेंड है, क्योंकि मैंने इसको ब्लॉकिंग में रखा हुआ है। ठीक है, मैं क्या करूंगी, इसको मैंने बोल दिया यहाँ पे 3000 लिखा है तो 3 सेकंड बाद ये एग्जीक्यूट होनी है। मैंने इनको बोल दिया 3 सेकंड बाद जब ये एग्जीक्यूट होगी, उसके बाद ये वाली जो लास्ट वाली है उसने एग्जीक्यूट होना है। अब देखो हम फिर से इसको सेव करके रिफ्रेश करते हैं। जहां पे सबसे पहले क्या आया, स्टार्ट आया, ठीक है, ये वाली फर्स्ट वाली कमांड, उसके बाद ब्लॉकिंग, फिर आया एंड। अब जहाँ पे ब्लॉक मैंने किसको किया है, सेंटर वाली को। जब तक ये 3 सेकंड बाद एग्जीक्यूट होगी, उसके बाद ये वाली कमांड चलेगी। अब जहाँ पे इसमें कोई भी इश्यू नहीं है, ये वाली कमांड चल जानी चाहिए थी, ये वाली चल जानी चाहिए थी, ये लास्ट में चल जानी चाहिए थी। तो यहाँ पर क्या होगा, ये वाली जो कंसोल वाली है ना, ये डिपेंड होगी ब्लॉक वाली पे। यहाँ पे मैंने इसको बोल दिया कि 3 सेकंड बाद ये एग्जीक्यूट होगी, उसके बाद इसके बाद जितनी भी कमांड है ना वो इसके बाद एग्जीक्यूट होंगे, इसको हम बोलते हैं ब्लॉकिंग। मैंने इस वाली कमांड को ब्लॉक कर दिया। ठीक है, अगर मैं ये वाला ब्लॉकिंग वाला ऊपर लगा दूं यहाँ पे, अब इसको सेव करेंगे, आउटपुट पे ध्यान देना। अब यहाँ पे देखो 2 सेकंड बाद सारी एग्जीक्यूट होनी है, इसलिए आउटपुट नहीं आ रही। अब देखो 2 सेकंड बाद सारी की सारी एग्जीक्यूट होगी एक साथ, लेकिन अब यहाँ पे इन दोनों की कोई गलती नहीं, सब कुछ ओके है इसमें। फिर भी ये तभी एग्जीक्यूट हुई जब ये कमांड अपना काम खत्म करेगी। 3 सेकंड बाद ये एग्जीक्यूट होनी है, फिर जाके इनकी बारी आएगी। तो ये हो गया ब्लॉकिंग, दो कमांड को मैंने ब्लॉक कर दिया। अब अगर इसको हम लास्ट में लगाएंगे तो ये दो कमांड है वो पहले एग्जीक्यूट हो जाएगी, उसके बाद इसको सेव कर देते हैं। दो कमांड पहले एग्जीक्यूट होगी, स्टार्ट एंड आ गया। अब ये वाली जो ब्लॉकिंग वाली है ये 2 सेकंड बाद होगी या 3 सेकंड बाद, इसको हम ब्लॉकिंग करना बोलते हैं। तो ये सब नॉलेज आपको होनी चाहिए कि किस कमांड को आपने ब्लॉक करना है। तो मैं चाहती हूँ कि ये वाली दो कमांड में ब्लॉक कर देती हूँ, इसको हम ब्लॉक नहीं करेंगे, ये वाली को ब्लॉक कर देंगे। ठीक है, इसीलिए हम इस मेथड को यूज नहीं करते, क्योंकि सारी की सारी जो कमांड है वो इसके ऊपर डिपेंड हो जाती है। तो हम इसको लगाएंगे क्यों, तो हम इसको हटा देंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये सब हटा दो। अब नॉन ब्लॉकिंग पे चलते हैं कि यहाँ पर किसी का कोई काम नहीं है, नॉन ब्लॉकिंग स्टार्ट करना है। तो मैं जहाँ पे लिखूंगी कंसोल स्टार्ट, सेट टाइम आउट जरूर लगाएंगे। अब जो सेट टाइम आउट काम कर रहे हैं वेब एपीआई के बीच जो डॉम है ना, जहाँ इंटरवल है, तो यहाँ पर मैं एक बार दिखा देती हूँ। अब देखो ये जो सेट टाइम आउट है ये हम क्यों लगाते हैं, मैंने पहले ही बताया था। कॉल स्टैक के बाद बारी आती है वेब एपीआई की, वेब एपीआई के बीच हमें क्या लगाना होता है, सेट टाइम आउट, जहाँ डॉम या इवेंट। तो मैं जहाँ पे सेट टाइम आउट यूज कर रही हूँ, बाकी भी आप धीरे धीरे समझ ही जाएंगे जैसे जैसे हम इस पे काम करते जाएंगे। सेट टाइम के और सेट टाइम आउट के बीच आपने इंटरवल लगाना होता है। तो मैं जहाँ पे लिखूंगी कंसोल डॉट लॉग, इसके बीच वो कमांड आएगी जिसको आप एग्जीक्यूट करना चाहते हैं। कुछ भी हो सकता है कोड में, जहाँ पे सिंपल मैसेज प्रिंट कराऊंगी, नॉन ब्लॉकिंग, बस ऐसे लिख लूँ, नॉन ब्लॉकिंग कोड कि ये नॉन ब्लॉकिंग है, यहाँ पे ब्लॉक नहीं होगा। और यहाँ पे 3000 लगाएंगे। अब देखो इसका कमाल देखो, 3000 लगा दिया मतलब 3 सेकंड बाद ये कमांड एग्जीक्यूट होनी है। अब देखो इसके बाद एक और कमांड लगानी है, इसके बीच में लिख देती हूँ एंड। ये हो गया। अब मेरे पास 3 कमांड्स हैं, इसको सेव बाद में करेंगे, यहाँ पे ऐसे कर देते हैं। 3 कमांड है, पहले स्टार्ट है, उसके बाद 3 सेकंड का मैंने टाइमर लगा दिया। पहले जे आउटपुट आएगी, उसके बाद 3 सेकंड के बाद जे चलनी चाहिए, उसके बाद जे चलेगी एंड वाली। अब देखो होगा क्या, सेव करो, यहाँ पे देखना स्टार्ट एंड दोनों एक साथ ही आ गए, स्टार्ट आ गई एंड आ गई। अब यहाँ पे नॉन ब्लॉकिंग एरिया है, नॉन ब्लॉकिंग कोड है, ब्लॉकिंग वाला सारा कॉन्सेप्ट खत्म कर दिया। यहाँ पे इसका कोई इशू नहीं था, इसका कोई इशू नहीं था, कोई यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं है। पहले जे एग्जीक्यूट हो गई, फिर जे एग्जीक्यूट हो गई, दोनों एक साथ आउटपुट आ गई। इशू इसमें था कि यहाँ पे मैंने 3 सेकंड का टाइमर लगा दिया, ये 3 सेकंड बाद एग्जीक्यूट हो जाए हमें कोई इशू नहीं, बेशक 5 सेकंड बाद हो, लेकिन बाकी की कमांड नहीं रुकनी चाहिए। अब यहाँ पे देखो, अब हम ऐसा करते हैं ये पूरा डिलीट कर देते हैं।
क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा हो गई रिक्वेस्ट हमारी। तो मैं फिर से सर्वर को स्टार्ट कर रही हूँ, नोडमॉन सर्वर डॉट जीएस एंटर करो। अब देखना कमांड, देखना आउटपुट क्या आएगी, उस पर ध्यान देना अपनी। सबसे पहले मेरे पास स्टार्ट एंड एंड आना चाहिए, स्टार्ट फिर आएगा एंड। एक बार इधर से ये स्टार्ट एंड एंड आ गया। अब देखो ये लास्ट में आएगी, लेकिन पहले क्या हो रहा था, स्टार्ट प्रिंट हो रहा था, ये वाला जो कोड है इसको एग्जीक्यूट कर रहा था, तब तक ये वाली कमांड ब्लॉक थी। जब तक ये एग्जीक्यूट नहीं होगी ये आउटपुट नहीं आएगी। लेकिन अब ऐसा नहीं हो रहा, जहां पे मैंने ब्लॉकिंग लगा दी वही कमांड ब्लॉक हो रही है, बाकी सारी की सारी एग्जीक्यूट हो जाएंगी। अब ये भी आपकी मर्जी है कहाँ पे आपने ब्लॉकिंग लगाना है, कहाँ पे नहीं लगाना। तो चलिए, ये तो हो गया मेरे पास, ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया हमारा। ब्लॉकिंग नॉन ब्लॉकिंग दोनों क्लियर हो गए। छोटी सी अगर एग्जांपल क्रिएट करते हैं, इंडेक्स वाला मैंने पेज बनाया है, जहाँ पे है कुछ भी नहीं, जस्ट मैंने एक बटन लगाया है। ये ना सोचो ये हमने क्यों लगाया है, तो यहाँ पर मैंने एक बटन लगा दिया बस। तो हमने HTML क्यों यूज किया है ये भी सोचने की जरूरत नहीं है। जस्ट मैं आपको बताऊंगी कि कोड कैसे लगाया जाता है। सब कुछ हम हटा देंगे, यहाँ पे ऐड करेंगे। ये सारा कोड तो सेम ही रहेगा, क्योंकि हमने कनेक्शन तो क्रिएट करना ही होता है। यहाँ पे मैं लिखूंगी कंसोल डॉट लॉग, इसके बीच लिख देते हैं SH, कुछ भी लिख दो, जस्ट स्टार्टर लिख देते हैं कि जहां से ये स्टार्ट हो चुका है। सेट टाइम आउट लगा देते हैं। अब जहाँ पे टाइमर मैंने लगाना है, कंसोल में जाके कंसोल डॉट लॉग, इसके अंदर हम प्रिंट कर देते हैं टास्क 1। बस टास्क 1 जहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। लेकिन जहां पे मैं लिखूंगी 2000 टाइम लिख दिया, ठीक है। 2000 मतलब 2 सेकंड बाद ये एग्जीक्यूट होगा। सेम ऐसे ही कॉपी कर लो, यहाँ पे पेस्ट कर दो। अब जहाँ पे लिख दूंगी टास्क 2, 3 बना देते हैं, यहाँ पे लिख दूंगी टास्क 3। आपके पास मल्टीपल टास्क हो सकते हैं, और इसको मैं बोलूंगी जे 4 सेकंड बाद एग्जीक्यूट हो, और इसको हम कर देते हैं 6 सेकंड बाद। एक लास्ट में मैं जाके लगाऊंगी कंसोल डॉट लॉग, जहां पे मैं लिख दूंगी, इसके बीच हम क्या लिखें, सेटअप कंप्लीटर। ये कमांड्स हो गई मेरी, ठीक है। अब यहाँ पे देखो सेटअप कंप्लीटर मेरे पास सबसे पहले आ गए, उसके बाद क्या आया टास्क 1, फिर आया टास्क 2, अब आएगा टास्क 3। फिर से एक बार रिफ्रेश करते हैं, फिर से आपको समझना पड़ेगा। अब यहाँ पे देखो सबसे पहले मेरे पास आउटपुट क्या आएगी, जो लास्ट में हमने लगाया था। तो यहाँ पे एक बार चेक कर लेते हैं, लास्ट में मैंने सेटअप कंप्लीटर लिखा था। अब ये दूसरी बार थोड़ा सा टाइम ही ले लेती है एग्जीक्यूट होने को। अगर आपके पास भी ऐसा इशू आए तो यहाँ पे थोड़ा सा ऐसे रिफ्रेश कर देना, जिधर भी आपका सर्वर चल रहा है। तो यहाँ पे स्टार्टर आ गया। चलिए, तीसरा खत्म हो गया, एक बार फिर से सेव करते हैं। अब ये जल्दी हो जाएगा। स्टार्टर पहले आ गया, सेटअप कंप्लीटेड आ गया, उसके बाद टास्क 1 स्टार्ट हुआ। मतलब ये वाली जो हमने सारी की सारी ब्लॉक कर दी, ये वाली जो इसको मैंने बोल दिया कि इसका जो काम है ये ब्लॉक कर दी, लेकिन ब्लॉक हो नहीं रही। चले, यहाँ पे ब्लॉकिंग कॉन्सेप्ट रहा है, मैंने तीनों को ब्लॉक कर दिया। ये 2 सेकंड बाद आए, 4 सेकंड, 6 सेकंड बाद, लेकिन बाकी कमांड्स को ब्लॉक नहीं किया। तो मेरे पास सबसे पहले जे एग्जीक्यूट हो गया, उसके साथ ही, बाद में नहीं, साथ में ही जे एग्जीक्यूट होगी कमांड। बाकी को मैंने ब्लॉक कर दिया। ये 2 सेकंड बाद आएगा, उसके बाद ये जे हो गया 4 सेकंड बाद, जे हो गया 6 सेकंड, कुछ भी होगा 6 सेकंड या कुछ भी मिली सेकंड होगा। तो यहाँ पे 3 वाला टास्क लास्ट में आएगा। जबकि ब्लॉकिंग में क्या होता था, मेरे पास सिर्फ यहाँ पे स्टार्टर आना था, उसके बाद आना था जी वाला, ठीक है। यहाँ पे इसने इसको लेके बैठ ही जाना है। जब इसका पूरा टाइम खत्म होगा, तब ये यहाँ पे आएगा। बाकी की सारी कमांड ब्लॉकिंग में रहेगी, वो एग्जीक्यूट होगी ही नहीं। इसीलिए हम उसको प्रेफर नहीं करते। हम करते हैं प्रेफर सिर्फ और सिर्फ ब्लॉकिंग को। ब्लॉकिंग मतलब, अब यहाँ पे चलते हैं, ब्लॉकिंग में यूज होता है लिफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट का। लास्ट इन फर्स्ट आउट कैसे चल रहा है, जहां पे जो लास्ट में आई है ये पहले एग्जीक्यूट हो गई, ठीक है। इसको कोई मतलब ही नहीं है कौन सा लास्ट में आया कौन पहले है। इसने ये कर चेक करना है कि जहां पे मैंने सेट टाइमर लगा दिया उसको बाद में एग्जीक्यूट करेगा। जो कमांड पहले है, बेशक वो लास्ट में लिखी हुई है, लास्ट इन का मतलब है इसको मैंने लास्ट में लगा दिया। तो ये देखो सारी ये लास्ट में लगी हुई है, लेकिन इसने इसको पहले एग्जीक्यूट कर दिया। तो इसी को हम बोलते हैं लिफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट। हम चलते हैं यहाँ पे। तो ये है, हमारे 2 कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए। आई होप आपको समझ आई होगी। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।